Welcome to IIT Prep. Now we have started JEE Mains 2022 सीरीज, जिस बच्चों में JEE Mains 2022 के सारे पेपर को डिस्कस करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? JEE Mains 2022 के सारे पेपर्स को डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन दोनों को डिस्कस करूंगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन। तो आज का जो बच्चों टेस्ट है वो है 24 जून 2022, सेशन वन, शिफ्ट वन। शिफ्ट वन का मतलब होता है बच्चों मॉर्निंग सेशन। वंस अगेन 24 जून ये है बच्चों आपका शिफ्ट वन और सेशन वन का है। जुलाई में सेशन टू हुआ था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर अबाउट सेशन वन, देन विल गो टू सेशन टू। ओके बच्चों, ये जिस सीरीज को देखने के बाद आपके जो परफॉर्मेंस है, आपके स्कोर से काफी हद तक इंप्रूव हो सकते हैं। तो बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे जेई मेंस की जो क्वेश्चन पेपर है उसका पूरा का पूरा डिस्कशन देखें। एक बात और, हमने यहाँ पर एक पीवाई की सीरीज में स्टार्ट कर दिया है। बच्चों वो टेस्ट दे रहे हैं और उस टेस्ट का डिस्कशन भी चल रहा है। ओके सो नाउ आई एम स्टार्टिंग मैथ्स पार्ट हियर। So JEE Mains 2022 24th June session 1 morning shift maths part I am discussing। बच्चों देखो ये पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। पेपर के बारे में बता दूं एक बार कि पेपर थोड़ा सा बच्चों के लिए टफ है, लेंदी भी है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस, क्या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग है। कॉन्सेप्ट इजी है लेकिन फिर भी कैलकुलेशन काफी ज्यादा है इसमें। इसीलिए नाउ डे जेई मेंस पेपर्स आर आल्सो लेंदी एंड टफ। तो बच्चों को यहाँ पर तैयारी थोड़ा अच्छे से करनी होगी। और बच्चों यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है। लेट ए इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी, 1 less than equal to mod of z minus 1 plus I less than equal to 2, and b equal to z belongs to a, modulus of z minus 1 plus I equal to 1, then b each। आई होप कि बच्चे क्वेश्चंस को एक बार खुद से देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। अब मैं क्वेश्चंस को दोबारा समझा रहा हूं। बच्चों देखो यहाँ पर दो सेट है, सेट ए और सेट बी, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में दिए गए हैं। सेट ए जो है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है, सेट बी भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। अब ये दोनों सेट अलग अलग क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले इसको देखते हैं और इसके बाद क्वेश्चंस के डिमांड को फुलफिल करते हैं। बच्चों पहले मैं क्या करता हूँ कि सेट ए को बनाता हूँ कि आखिर ये सेट ए कैसा दिखेगा, इसको हम लोग ज्योमेट्रिकली सॉल्व करें। फिर मैं सेट बी को इलस्ट्रेट करता हूँ, इसके डायग्राम को बनाता हूँ कि सेट बी कैसा दिखेगा। इसके बाद जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको मैं फुलफिल करने आऊंगा। सेट ए क्या कर रहा है बच्चों, देखो z belongs to c, 1 less than equal to 1 less than equal to mod of z minus 1 plus I less than equal to 2। बच्चों आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस तरह कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को कि r1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z लेस देन इक्वल टू r2। यहां पर आप चाहो तो z माइनस z नॉट लिख लो। व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, व्हाट डज दिस इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट। बच्चों ये एक रिंग को रिप्रेजेंट करता है। देखो कैसे, आपको पता है कि यदि मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r लिख दिया जाए तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। कैसा सर्कल, जिसका सेंटर z नॉट पर हो और रेडियस r। इस सर्कल को बना के दिखाता हूं। देखो z माइनस z नॉट, तो यहां पर कहीं पर आपका z नॉट हो गया और ये आपका रेडियस बच्चों r हो गया। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r ये रिप्रेजेंट करेगा सर्कल हैविंग सेंटर z नॉट रेडियस r। तो आप ये सेट बी को तो आसानी से पिक कर सकते हो। अब देखो सेट बी में क्या है, z माइनस ये z नॉट इक्वल टू r। तो पहले मैं सेट बी को बना के दिखलाता हूं। सेट बी क्या लिखा है, z माइनस ये z नॉट इक्वल टू r, इसी तो फॉर्म में है। z नॉट क्या है यहाँ पर, z नॉट बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा लाइट मॉडिफिकेशन है। यहाँ पर एक लाइट मॉडिफिकेशन है बच्चों, देखो यहां पर बच्चों ने, यहाँ पर ये प्लस नहीं है ये माइनस है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया था। आपने यहाँ पर ना ऐसे माइनस कर लेना, ये 1 माइनस आई है। तो जेड नॉट क्या हो गया, यहाँ पर 1 माइनस आई हो गया। इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखोगे तो 1 कॉमा माइनस 1 लिखोगे बच्चों। और आर के प्लेस में क्या है, देखो यहाँ पर 1 है तो रेडियस आर। तो क्या कह सकते हो कि सेट बी जो है एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर 1 कॉमा माइनस 1, रेडियस कहां पर, आर पर है। तो क्या हम इस सर्कल को प्लॉट कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो
इस सर्कल को हम यदि प्लॉट करें तो ऐसे करेंगे। यहां पर बच्चों देखो आपका हो गया ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब इमेजिनरी एक्सिस, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। और ये रहा बच्चों का रियल एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस। 1, -1 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 1, -1 ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसका मतलब सेंटर यहां पर कहीं पर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अब रेडियस भी 1 है बच्चों, देखो ये सर्कल कैसी बने, सेंटर का कोऑर्डिनेट 1, -1, रेडियस का लेंथ भी 1, तो ये सर्कल बच्चों बिल्कुल आप देख सकते हो कि ये दोनों एक्सिस को टच करते हुए जाएगी, दोनों एक्सिस को टच करते हुए ये जाएगी। ये आपका सेट बी, मतलब सेट बी वाले सर्कल को हम बना दिया। अब देखो ये मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर जो लिखा है, इसमें जेड कहाँ लाई करता है, तो इस सरकमफ्रेंस पे लाई करता है, मतलब जेड जो है बच्चों ये आपका सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। जेड जो है बच्चों कहाँ पे लाई कर रहा है, ये आपका बिल्कुल ये सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। ठीक है, अंदर में लाई नहीं करेगा, जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू आर ये अंदर में लाई नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्या करेगा बच्चों, सरकमफ्रेंस में लाई करेगा, सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करेगा। मैंने यहाँ पर आपको सेट बी के बारे में समझा दिया। तो सेट बी क्या है, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है। व्हाट इज द कंक्लूजन अबाउट सेट बी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब आते हैं हम लोग काम करते हैं बच्चों सेट ए पर। तो सेट ए देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इसको आप R1 ले लो लेस देन इक्वल टू ये जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू R2। ये कैसा डायग्राम बनाएगा इसको मैं समझाता हूं। देखो बच्चों यहां पर आपके पास क्या होगी, दो तरह की सर्कल होगी। एक बार थोड़ा सेंटर रेडियस पता कर ले, जेड नॉट क्या है, जेड नॉट क्या है बच्चों, 1 + I। सो लेट मी राइट हियर फर्स्ट 1 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू 2। जेड नॉट क्या है बच्चों, ये 1 + I। आप यहाँ पे डायग्राम क्वेश्चन देख लो, 1 + I। तो 1 + I को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखोगे 1, 1 मतलब सेंटर कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। दो सर्कल बनेगी, जो जेड होगा 1 रेडियस सर्कल के बाहर और 2 वाले सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर जो डायग्राम होगा बच्चों आपका ये ऐसा, एक सर्कल और इसके अंदर एक और सर्कल, सेंटर इसका 1, 1 पे, एक का रेडियस 1 यूनिट और एक का रेडियस 2 यूनिट। अब बताओ जेड कहां पर, तो 1 वाली के बाहर और 2 वाली के अंदर, तो जेड जो है बच्चों आपका बिल्कुल यहां पर इस रिंग में लाई करेगा, जो आपका रिंग दिख रहा है ना उसमें लाई करेगा। अब क्वेश्चन ये है कि हमने ये तो समझ लिया कि सेट ए कैसा दिखेगा, सेट बी कैसा दिखेगा। अब जो क्वेश्चन का डिमांड है हमें उसको फुलफिल करना है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन का डिमांड क्या कहता है कि देन सेट बी इज व्हाट। देखो पूछा गया है सेट बी के बारे में, ऑलरेडी आप यहां पर सेट बी बना चुके हो। ऐसा क्यों पूछा गया है क्वेश्चन, व्हाई दे आर आस्किंग अबाउट सेट बी, जबकि सेट बी आपको पता है कि ये सेट बी जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस है, फिर भी ये सेट बी के बारे में क्यों पूछा गया। तो यहां पर क्वेश्चन में कुछ छुपा हुआ है। क्वेश्चन में क्या छुपा है कि जो बी का सेट है, बी इक्वल टू जेड, जेड बिलोंग्स टू ए, मतलब बी में जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड आया है वो जेड जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ए का पार्ट है। मतलब बी एक इंडिपेंडेंट सेट नहीं है, बी जो है ए के साथ कनेक्टेड है। पहले हमको ए जानना होगा, ए प्लॉट करने के बाद, ए के बारे में जानने के बाद आप जेड के बारे में जानो, जेड का हलाई करता है, और उस जेड को यूज करके आप सेट बी बनाओ। तो एक्चुअली में देखा जाए तो आपसे पूछा गया है बच्चों क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है यहां पर कि ये ए इंटरसेक्शन बी, एक्चुअली में देखा जाए तो आपसे ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन पूछा गया है। क्योंकि यदि हम बी को ड्रॉ करेंगे तो बी तो इंडिपेंडेंट ये हो गया, और सेट ए तो इंडिपेंडेंट ऐसा हो गया, देखो सेट ए तो इंडिपेंडेंट ऐसा दिखेगा। फिर बी को इंडिपेंडेंट पूछने का मतलब क्या है, कुछ नहीं।
इस क्वेश्चन का मतलब तभी निकलेगा जो आप गौर से देखो कि b इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू ए, तो जेड का जो चुनाव करना है, जो आपका बी में आने वाला जेड वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। तो एक्चुअली में आपको क्या करना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो करना यहाँ पर क्या है कि सेट बी को आपने ड्रॉ कर दिया, सेट ए को आपने यहां पे ड्रॉ किया, अब दोनों को इंटरसेक्ट कराओ, दोनों को एक ही एक्सिस पे ड्रॉ करो और देखो कि कैसे कट कर रहा है। मैं करके दिखा रहा हूं। अब मैं जो फाइनल डायग्राम ड्रॉ करने, नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द फाइनल डायग्राम दैट इज फॉर ए इंटरसेक्शन बी, और यही आपका बी होगा बच्चों। चलो ट्राई करते हैं। देखो अब यहां पर मैं ड्रॉ करने के लिए यहां पर मैं यूज करूंगा स्केल वगैरह। देखो जैसे मान लो यहां पर ये आपका रहा वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों, और फिर मैंने यहां पर लिया ये, दिस इज योर एक्स एक्सिस। परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि बच्चों को अच्छे से चीजें विजुअलाइज हो जाए। पहले सेट ए को ड्रॉ करना है, तो सेट ए में दो सर्कल लगी, तो दो सर्कल ड्रॉ करो। अब बच्चों यहां पर एक बात गौर करो, सेट ए में सेंटर 1,1 पे होगा और एक सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। तो सेंटर 1,1 और रेडियस 1 यूनिट, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों की सर्कल जो है ना, इसे एक्सिस को ऐसे टच करें, ये सर्कल कुछ ऐसे बने। तो तब जाके क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो सेंटर आपका हो गया ये 1,1 और रेडियस भी ये रहेगा आपका 1 यूनिट। बच्चों को पता होना चाहिए कंडीशन फॉर टचिंग बोथ द एक्सिस, जब सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का मैग्नीट्यूड और रेडियस बराबर हो जाते हैं तो सर्कल जो है दोनों एक्सिस को टच करती है। अभी तो होगा, देखो ये रेडियस 1 यूनिट और सेंटर का कोऑर्डिनेट 1 यूनिट, कैसे बनेगा जब ये लेंथ आपका 1 हो और ये 1 हो। अब एक और सर्कल ड्रॉ करना है 2 यूनिट का रेडियस लेकर, एक और सर्कल ड्रॉ करना है बच्चों 2 यूनिट का रेडियस को लेकर ड्रॉ करना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। आप ये देखो यहाँ पर कि ये आपका ओरिजिन है, देखो ये आपका ओरिजिन है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट, ये आपका बच्चों क्या है, और दिस इज पॉइंट 1,1, ये ओरिजिन है। ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से 0,0 से 1,1 का डिस्टेंस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। तो ओ से लेकर इस सेंटर का डिस्टेंस √2 यूनिट, हमें रेडियस चाहिए 2 यूनिट, तो कौन बड़ा है, 2 बड़ा है। इसका मतलब कि जो अगली सर्कल बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, जस्ट वेट। अगला सर्कल बच्चों आपका इस तरीके का ज्योमेट्री लेकर आएगा, ये ज्योमेट्री होगा आपका रेडियस 2 यूनिट का। आई होप बच्चों को समझ में आ गई। अब सेट ए जो है वो इस रिंग में लाई करता है, मतलब जेड जो हमें चाहिए वो इस रिंग वाला, ये रिंग वाला चाहिए, दिस इज द जेड। सेट ए का जो जेड है बच्चों वो इस रिंग में लाई करेगा। तो आई होप कि बच्चों को अभी सेट ए का एग्जैक्ट डायग्राम अच्छे से समझ में आए। अब मैं सेट बी का एग्जैक्ट डायग्राम इसी एक्सिस प्लॉट करने वाला हूं। बच्चों ध्यान से देखो, ऑलरेडी मैं यहां पर एग्जैक्ट डायग्राम प्लॉट कर चुका हूं। देखो सेंटर 1,-1 पे और टचिंग द बोथ एक्सिस, टचिंग बोथ द एक्सिस। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं आराम से यहाँ पे। तो सेंटर बच्चों यहाँ पे क्या रहेगा, 1,-1 पे, 1,-1 पे टचिंग बोथ द एक्सिस। सो लेट मी चेंज द कलर एंड देन आई विल ड्रॉ इट, क्योंकि कलर में चेंज करता हूं ताकि आपको हौच पौच ना लगे कोई चीज। सो यहां पर देखो बच्चों, ये आपका जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम जो है थोड़ा सा और अच्छे से मैं ड्रॉ करूं इसको, जस्ट वेट ए सेकेंड, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। सो ये जो डायग्राम बच्चों देखो, ये डायग्राम, सो थोड़ा बड़ा हो गया ये, एक सेकेंड, नाउ दिस इज द परफेक्ट डायग्राम। चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। तो ये डायग्राम आपका जो बच्चों है ना, ये डायग्राम जो है आपका, इसको ऐसे टच करना, जो टच करेगा, दिस इज योर सेट बी। ये आपका सेट बी। आपको क्या चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यहां पर हमें सेट बी का वो पार्ट चाहिए जो ए के साथ इंटरसेक्टेड है। सेट बी का वो पार्ट चाहिए ए के साथ इंटरसेक्टेड है। तो आपको समझाया था यहां पर कि ए मतलब इस रिंग के अंदर और बी मतलब इस सरकमफ्रेंस पे। तो आप यहां देखो, ये रहा आपका सरकमफ्रेंस, ये रहा बच्चों आपके सरकमफ्रेंस,
जो कि सेट ए के अंदर है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही पोर्शन, यही पोर्शन चाहिए। यू नीड ओनली दिस पोर्शन एवरीबॉडी। अब बताओ कि इस पोर्शन पे कितने पॉइंट होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो गया इनफाइनाइटली मेनी, मतलब सेट बी इज एन इनफाइनाइट सेट, वो एक इनफाइनाइट सेट। तो बच्चों देखो, आपको सेट बी चाहिए था, लेकिन सेट बी जो है ए पे डिपेंड करता है। सो विदाउट ए आप सेट बी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब बी का वो पोर्शन चाहिए जो ए के साथ कॉमन है। क्योंकि यदि आप बी को इंडिपेंडेंटली देखते हो तो बी तो पूरा का पूरा सर्कल बन गया, लेकिन आपको बी को देखना है ए के रेस्पेक्ट, मतलब बी का वो पोर्शन जो ए में कॉमन हो, बिकॉज बी इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू ए। तो बी का वो पोर्शन जो ए में कॉमन हो, तो डायग्राम को देखो, ये जो हमारे पास बच्चों जो ये ग्रीन सर्कल दिख रही है, वो ग्रीन सर्कल, तो ग्रीन सर्कल का वो पोर्शन चाहिए जो रेड वाला और ब्लैक वाले में कॉमन, तो ये आपका पोर्शन आएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन पे आप कह सकते हो इनफाइनाइटली पॉइंट्स होंगे। एक लाइन है तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट, एक कर्व है तो इस पे क्या होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं। तो इनफाइनाइट सेट है आपका सेट में। ठीक है, नाउ सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू आवर्स क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है बच्चों? द रिमाइंडर व्हेन 3 टू द पावर 2022 इज डिवाइडेड बाय 5 इज। 3 के पावर 2022 को बच्चों 5 से डिवाइड किया गया, तो बताना है कि रिमाइंडर आपका क्या है। तो इसमें बच्चों देखो, हर एक क्वेश्चन का एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से बिलोंग करता है। जैसे देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन था, आपने इसमें क्या किया बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज किया। इसमें आपने क्या किया? कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज किया। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है 11th क्लास से बिलोंग करता है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों देखो, ये द रिमाइंडर व्हेन 3 के पावर 2022 इज डिवाइड बाई 5। यहां पर दो बातें, या तो मैं पहले ही बता दूं कि ये क्वेश्चन किस क्लास से बिलोंग करता है, या फिर पहले मैं सॉल्व करूं, सॉल्व करने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे अच्छा इसमें 11th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा, 12th क्लास का कॉन्सेप्ट लगा, तो खुद डिसाइड कर लोगे कि किस क्लास से बिलोंग करता है। हालांकि ये क्वेश्चन जो बच्चों 11th क्लास से बिलोंग करता है, पहले मेंशन कर देता हूं, सॉल्व करने पता चल जाए। 3 के पावर 2022 है। 3 के पावर बच्चों क्या है? ये 2022। और हमें यहां पर क्या करना है? रिमाइंडर निकालना है जो इसको 5 से डिवाइड किया गया। एक काम कर लेते हैं, कैसे प्रोसीड करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज बाइनोमियल थ्योरम कॉन्सेप्ट हियर। सो 3 के पावर 2022, राइट बच्चों? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 3 स्क्वायर के पावर 1011 लिख सकता हूं। क्या मैं 3 स्क्वायर को 9 के पावर 1011 लिख सकता हूं? बच्चे बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। देखो, यदि हमें 5 से डिवाइड करना है, रूल क्या होता है? पहले आप ये रोड मैप समझो, इस क्वेश्चन का रोड मैप क्या हो सकता है। यदि आपको 5 से डिवाइड करना है तो आप 5 से मल्टीपल एक फैक्टर यहां पर ढूंढेंगे। यदि आपको मान लो 6 से डिवाइड करना होता तो 6 से मल्टीपल कोई फैक्टर बनाना पड़ता। यदि आपको 7 से डिवाइड करना पड़ता तो 7 से मल्टीपल कोई फैक्टर यहां पर हमें बनाना पड़ता। यदि हमको 2 से डिवाइड करना होता तो 2 से मल्टीपल कोई फैक्टर यहां पर हम बच्चों बनाना होता। जैसे यहाँ पर देखो, हमें 5 से डिवाइड करना, हम 9 तक तो आ गए, लेकिन यदि हमें इसको 5 से डिवाइड करना है तो हमें 5 से मल्टीपल कोई फैक्टर यहाँ पर तैयार करना होगा। तो आप देखो 5 के मल्टीपल में क्या क्या हो सकते हैं? 5, 10, 15। क्या मैं 9 को कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकता हूँ? तो देखो 9 को बच्चों देखो ऐसे लिख सकते हो आप, 10 - 1 के पावर 101। 10 - 1 क्या होगा? 9। यहाँ पर 10 आ गया, और 10 क्या है? 5 से डिविजिबल है। इस तरह से यदि मान लो इसी क्वेश्चन को पूछता कि द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 2, तो हम क्या करते? टू टू 3 को कुछ इस तरीके से अरेंज करते कि 2 का फैक्टर डेवलप हो जाता। जैसे देखो, हम 3 को लिखते 2 + 1 कर देते, हो जाता। तो इस तरह से आप, और भी मान लो 7 होता, कुछ और होता, तो ऐसे आप प्रोसीडिंग आप करते। जो फैक्टर से आपको डिवाइड करना है, आप क्या करें? उस फैक्टर से मल्टीपल टर्म को यहां पर लाएं।
हमें यहाँ पर 5 से डिवाइड करना था, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 10 कर दिया। हालांकि 2 से तो करना नहीं है, तो इसलिए मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ। 2 से हमें करना नहीं बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अच्छा, 10 - 1 के पावर 101। अब बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को सिखाया एक बात, यदि आप बाइनोमियल थ्योरम आईआईटी प्रेप पर पढ़े हैं, मेरे से पढ़े हैं, तो आपको सिखाया था मैंने कि देखो बच्चों, यदि मान लो आपके पास x - 1 के पावर n लिखा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 इंटू सम इंटीजर, सॉरी, जस्ट वेट, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x इंटू सम इंटीजर -1, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, x इंटू सम इंटीजर -1, यू कैन राइट हियर। आई होप एवरीबॉडी गॉट द कॉन्सेप्ट। ये ये टेक्निक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। यदि कोई बच्चा इस पे नया है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो, 11th क्लास के प्लेलिस्ट में, वहां पर बाइनोमियल थ्योरम में कई सारे वीडियोज है, आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो अब देखो, जैसे आपके पास ये 10 - 1 के पावर 1011, आप इसको लिखोगे 10 इंटू सम इंटीजर, 10 इंटू सम इंटीजर, और ये -1 हो गया। रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है, रिमाइंडर वैसा पॉजिटिव होता है। तो आप इसको ऐसे कर दो, 10 इंटू सम इंटीजर, ये -1 को क्या आप -5 + 4 लिख सकते हो। हाँ, यहां से आप 5 कॉमन ले लो, तो 2 इंटू सम इंटीजर -1, और ये +4 हो गया। तो बच्चों अब यहां पर आप ये कर सकते हो, देखो 5, 2 इंटू इंटीजर, एक इंटीजर ही आएगा, इंटीजर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा। तो ये 5 इंटू इंटीजर हो गया, और +4, दिस इज योर रिमाइंडर। यहाँ पर जो 4 बचा, ये आपका रिमाइंडर कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 है। तो ये इजी क्वेश्चन था। आई होप कि इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चों ने आंसर किया होगा, जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी की है। तो इस तरह से सेकंड क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। आपको देख के लग रहा है कि हमने यहाँ पर बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट यूज किया, सो इट्स आल्सो बिलोंग्स टू 11th क्लास। ओके, नाउ मूविंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3 एवरीबॉडी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़ेंगे, पहले समझेंगे, इसके बाद डिसाइड करेंगे किस क्लास से बिलोंग करता है, एक रोड मैप तैयार करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। जैसे क्या लिखा है, द सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून, the surface area of a balloon of a spherical shape being inflated increases at a constant rate। तो सरफेस एरिया जो बच्चों है कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। वेरी गुड। इफ इनिशियली द रेडियस ऑफ बैलून इज 3 यूनिट्स एंड आफ्टर 5 सेकेंड इट बिकम्स 7 यूनिट्स, देन इट्स रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड ईच। बच्चों देख के लग रहा है कि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मतलब ये 12th क्लास से बिलोंग करता है। सॉल्व करने के बाद भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ ए बैलून ऑफ ए स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड। वही ना, एक स्फेरिकल शेप का बैलून है, तो उसको आप ऐसे फूंक रहे हो तो क्या होगा, बढ़ेगा उसका एरिया, वॉल्यूम सरफेस एरिया से बढ़ेगा। तो यहां पर कह रहा है कि जिस रेट से बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है, मींस सरफेस एरिया ए इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 4πr²। क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका एक और है कि आप क्वेश्चंस को पढ़ो और एक लाइन को पढ़ो और उसके आधार पे जो डेटा दिया है उसको लिखो। जैसे सरफेस एरिया ए इक्वल टू 4πr², रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया कांस्टेंट मींस dA/dt इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के। तो क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं बच्चों, dA इक्वल टू, कैन यू राइट k इंटू dt। अब dA क्या होगा, तो a इक्वल टू 4πr², पार्शियल डेरिवेटिव करो तो dA जो होगा बच्चों यहाँ पर a इक्वल टू 4πr², डी मतलब डिफरेंशियल ऑफ ए। तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका बच्चों, डिफरेंशिएट कर दो तो 4πr² करोगे तो ये 2r dr हो जाएगा। यू कैन से इट इज टोटल 8πr/dr। दिस इज योर डीए। नाउ यहाँ पर क्या करना है, अब तो डीए बराबर हो गया बच्चों 8πr/dr इक्वल टू k dt। दिस इज इक्वेशन रेडी फॉर अस। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गया। अब आगे का लाइन पढ़ता हूं और फिर डिसाइड करता हूं कि क्या हमने कुछ सही किया या गलत किया, और जो किया उसका क्या यूज करेंगे। If initially the radius of balloon is 3 unit and after 5 seconds it becomes 7 units। इनिशियली रेडियस बच्चों क्या है, 3 यूनिट। इनिशियली मतलब t इक्वल टू 0। तो एक काम करो,
Initially, the radius of balloon is 3 unit. After 5 seconds becomes 7 unit. Then its radius after 9 seconds. 9 सेकंड के बाद हमें इसका रेडियस पता करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. इसको इंटीग्रेट करते हैं. मान लो कि इंटीग्रेट कर दिया मैंने. इसको ऐसे किया 8 पाई आर डी आर. देखो 8 पाई तो कांस्टेंट है बाहर, यहां पर लगा दिया इंटीग्रल का सिंबल और के और ये इंटीग्रल डी टी. टी इक्वल टू 0 पर रेडियस 3 यूनिट है. ये लिखा है ना क्वेश्चन में. रेडियस ऑफ बैलून 3 यूनिट. इनिशियली रेडियस ऑफ बैलून मतलब t इक्वल टू 0 मींस कॉल्ड इनिशियल. So t equal to 0 पर radius 3 यूनिट है and after 5 सेकेंड it becomes 7 units. तो बच्चों यहाँ पर 5 सेकेंड के बाद ये रेडियस आपका हो जाता है 7 यूनिट का. ये आपका एक और इक्वेशन हो गया. इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लिया. नाउ it becomes 7 units when its radius. Oh sorry yeah, ठीक है 5 सेकेंड बिकम 7 यूनिट्स. इट्स रेडियस आफ्टर 9 सेकेंड. हमें 9 सेकेंड के बाद इसका रेडियस पता करना है. चलो मान लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट कि t इक्वल टू 9 सेकेंड पर जो रेडियस है बच्चों वो x हो जाता है. रेडियस क्या हो जाता है? x हो जाता है. तो इसको फिर से लिखो ऐसे 8 पाई, ये आपका r dr रहा और यहां पर k, ये टाइम लिमिट dt. t इक्वल टू 0 पर रेडियस 3 यूनिट. और मान लेते हैं कि बच्चों 9 सेकेंड के बाद ये रेडियस x यूनिट हो जाता है. 9 सेकेंड के बाद ये रेडियस x यूनिट रहता है और यहां पर इसको मैंने क्या किया 3 मान लिया. ठीक है 3. ठीक. एक अब यहां पर आप क्या करो बच्चों, आपको यहां पर x निकालना है तो 3/2 कर दो. 3/2 कर दो. तो 3/2 करोगे तो क्या क्या मिलेगा आपको देख लेते हैं. इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है. तो आप डिवाइड करोगे 8 पाई कट जाएगा. तो ये 3 से लेकर x, ये रहा आपका आर डी आर अपॉन 3 से लेकर 7. 3 से लेकर 7 फिर यहां पर होगा बच्चों ये 3 से लेकर 7 और फिर ये रहेगा आपका आर डी आर. राइट में क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका है. जो बेस्ट कैलकुलेशन हो सकता है जिससे हम टाइम सेव कर सकते हो मैं कर रहा हूं. बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करते, लिमिट पुट करते, फिर यहाँ पर इंटीग्रेट करते, लिमिट पुट करते, फिर जैसे तैसे करते. लेकिन ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं. अभी इंटीग्रेट करो, लिमिट मत पुट करो, डिवाइड कर दो. डिवाइड करने से क्या हुआ, लेफ्ट में 8 पाई चला गया, राइट में के हट गया. अब यहां पर राइट में आ जाएगा आपके बच्चों 0 से लेकर 9 dt और लेफ्ट में हो जाएगा 0 से लेकर 5 dt. 0 से लेकर 5 और ये रहा आपका dt. चलो अब करेंगे इंटीग्रेट यहां पर. नाउ लुक, आर डी आर का करोगे इंटीग्रेट बच्चों आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट 3 टू x. नीचे भी क्या होगा, ये आर स्क्वायर बाई 2 लिमिट कहां से कहां 3 टू x. dt को इंटीग्रेट करो t 0 टू 9. यहां पर भी ये t और ये 0 टू 5. अब यहां पर आप x पुट करो. देखो ये 2 से 2 कटा, ये 2 कट जाएगा. सेम है ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. यहाँ पर x पुट करोगे बच्चों तो देखो एक्स स्क्वायर और ये माइनस ऑफ 3 स्क्वायर अपॉन, सॉरी नीचे में क्या है 3 टू 7, ये आपका 7 है. तो 7 स्क्वायर 49 और ये 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू, यहां पर पुट करेंगे तो 9 माइनस 0 और ये 5 माइनस 0. 49 माइनस 9 होता है बच्चों 40. सो एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 9, तो ये 9, 49 माइनस 9 40. 40 इंटू ये रहा 9/5 कटेगा ये. नाउ 8 9 जा 72. तो यहां पर आप ये कह सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 72 प्लस 9. 72 प्लस 9 बच्चों क्या होता है 81 होता है. सो रेडियस एक्स इक्वल टू 3 यूनिट. क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 आया तो ये 9 आ जाएगा. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81 आ गया बच्चों. तो x इक्वल टू प्लस माइनस 9, चूंकि रेडियस निगेटिव नहीं होगा, x इक्वल टू 9. तो रेडियस यहां पर आपको मिला 9 यूनिट. तो यहां पर हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को यूज किया है, राइट. रेट मेजर कॉन्सेप्ट को यूज किया है. सो इट्स अ 12th क्लास टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज नाउ डन. नाउ आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4.
एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर उसका रोड मैप तैयार करते हैं, ट्रैक करते हैं कि प्रॉब्लम कहां से पूछा गया है, किस क्लास से और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज है। Bag A contains 2 white, 1 black, and 3 red balls, and bag B contains 3 black, 2 red, and n white balls. One bag is chosen at random, and 2 balls drawn from it at random are found to be 1 red and 1 black. If the probability that both balls come from bag A is 6 by 11, then n is equal to what? बच्चों, ये तो पहला बात तो तय है कि ये प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी में कई सारे टॉपिक्स आते हैं। तो यहां पर देख सकते क्या लिखा है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बैग्स कम फ्रॉम बैग ए, पहले बॉल को लिया गया, अब पता चला कि बॉल यहाँ पर एक रेड है, एक ब्लैक है, मतलब बॉल के बारे में पता चला, तो अब ये चांस निकालना है कि ये बॉल कहां से आया है। तो क्या लगता है, ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग बेज थ्योरम भी कहते हैं। मीन्स इट इज द बेस्ड ऑन, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेज थ्योरम। हमें यहाँ पर बेज थ्योरम या फिर इनवर्स प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो बच्चों को मैंने सिखाया है कि बेज थ्योरम या इनवर्स प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को हमेशा ट्री डायग्राम से करो तो आसानी से वो सॉल्व हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे और अब की बार ये जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा हम डायग्राम बनाएंगे इसका। ए बैग कंटेन्स 2 व्हाइट 1 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। दो बैग है यहाँ पर, एक बैग यहाँ पर रहा बच्चों, देखो ये एक बैग आपके पास, इस बैग में क्या है, 2 व्हाइट 1 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स हैं। एंड बैग बी, ये आपका बैग ए है, दिस इज योर बैग ए। बैग बी कंटेन्स 3 ब्लैक 2 रेड एंड व्हाइट बॉल्स। इसका भी डायग्राम तैयार करते हैं। यहाँ पर यहाँ पर एक आपके पास ये बैग बी है, और बैग बी में क्या क्या है, 3 ब्लैक 2 रेड एंड एन व्हाइट बॉल्स। 3 ब्लैक 2 रेड एंड एन व्हाइट बॉल्स। अब इन बैग से हम क्या करते हैं, बॉल्स को ड्रॉ करते हैं। लिखा गया ना, वन बैग इज चूजन, पहले बैग को चूज करते हैं। तो सोचो कि बैग दो है, तो एक बैग दो है और किसी बैग को किसी के ऊपर हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं। ऑल द बैग्स आर इक्वी प्रोबेबल सेम। इसका मतलब यहाँ पर है कि दो ऑब्जेक्ट है, एक को पुल करना है तो चांस क्या होगा, 1/2। तो बैग का इंडिविजुअल चांस यहाँ पर बच्चों क्या हो जाता है, आपका 1/2 हो जाता है। तो बैग ए का चांस 1/2 और बैग बी का चांस भी यहाँ पर क्या होगा, 1/2 होगा। टू ऑब्जेक्ट, तो एक ऑब्जेक्ट का होने का चांस क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। सैंपल स्पेस 2। वन बैग इच एट रैंडम एंड 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम इट एट रैंडम। एक बैग को लेते हैं और उसमें से 2 बॉल खींचते हैं, फाउंड टू बी 1 रेड एंड 1 ब्लैक। उन दोनों में से पता चलता है कि एक ब्लैक आया और एक रेड आया। तो सोचो, बैग ए में से एक बैग ए में से एक रेड और एक ब्लैक ब्लैक आने का चांस क्या है। तो टोटल बॉल 2 3 5 1 6। शॉर्टकट पे करेंगे क्वेश्चन को, अच्छा मतलब सिंपल तरीके से, ज्यादा लेंदी नहीं करेंगे इसको। तो टोटल यहाँ पर बैग ए में टोटल नंबर ऑफ बॉल 6 है। एक रेड आने का चांस, तो 3 रेड बॉल तो 3C1 इंटू 1 ब्लैक बॉल, तो एक ही ब्लैक बॉल है और एक ही लिया गया है, तो 1C1 अपॉन टोटल 3 + 2 5 6C2। टोटल 6 ऑब्जेक्ट, उसमें 2 का निकालना तो 6C2 हो गया। दिस इज योर सैंपल। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 रेड एंड 1 ब्लैक फ्रॉम बैग ए। इसको आप चाहो तो साइड में कैलकुलेट कर लो, 3C1 3 हो जाएगा, 1C1 तो 1 रहेगा, 6C2 क्या होता है बच्चों, तो 6C2 करोगे तो 6 × 5/2, ये कटेगा तो ये 15, 1/5 आ गया, 1/5। नाउ अब यहां पर हमें दिखना है कि बैग बी से 1 रेड और 1 ब्लैक निकालने का चांस क्या होता है। क्या निकाला गया है, 1 रेड एंड 1 ब्लैक निकालने का चांस क्या होता है। तो बैग बी से बच्चों यहां पर देखो 2 रेड है, तो 2C1 एक रेड और 3 ब्लैक है, राइट। देख लो एक बार फिर से, हाँ 3 ब्लैक है, 3 ब्लैक में से एक ब्लैक निकालेंगे बच्चों, तो ये 3C1 अपॉन
सैंपल स्पेस तो 3 + 2 5, 5 + n, 5 + n, और ये रहा आपका C2। 2C1 को आप क्या लिखोगे, 2, और 3C1 हो जाएगा बच्चों आपका 3 डिवाइडेड बाई, देखो 5 + n C2, तो आपको पता है, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि n C2 को आप कैसे लिखते हो, n × n - 1/2 लिखते हो। सो 5 + n C2 जो होगा वो 5 + n और 4 + n, तो 5 + n, और यहां पर फिर ये 4 + n/2। इस 2 को ऊपर ले जाओ तो 2 × 2 = 4, 4 × 12, 12 ये रहा बच्चों आपका 5 + n, और ये हो गया आपका 4 + n। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 black and 1 red बॉल फ्रॉम बैग बी। अब बेज थ्योरम कह रहा है कि, सॉरी, स्टेटमेंट ये कह रहा है कि पता चल चुका है कि एक ब्लैक और एक रेड है, तो क्या चांस है कि वो बैग ए से आया है। सो देखो, ट्री डायग्राम मैंने क्या पढ़ा है, व्हाट आई टॉट यू गाइस इन ट्री डायग्राम, ये पढ़ाया था ना कि आप देखो कि किस बैग से पूछा गया है। तो ये पूछा गया है कि चलो एक रेड और एक ब्लैक बॉल तो आया, लेकिन बैग ए से आना चाहिए, तो क्या करते थे, ब्रांच को मल्टीप्लाई करेंगे, ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई कर, और ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल से डिवाइड कर देंगे। टोटल का मतलब ये होता है, जिसमें मैंने पूछा कि ई, जस्ट इट, इट्स वेरी सिंपल बट जस्ट इट। जैसे आपको ए से निकालना है, तो ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई करो, तो ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये 1/5, मतलब बॉल ड्रॉ करने का चांस 1/5 और बैग ड्रॉ करने का चांस 1/2। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 1/5 इंटू 1/2, तो 1 black and 1 red फ्रॉम बैग ए आ गया। नाउ टोटल चांस, तो टोटल चांस का मतलब ये हुआ कि 1 black and 1 red फ्रॉम बैग ए प्लस 1 black and 1 red फ्रॉम बैग बी, क्योंकि 1 red और 1 black दोनों बैग से आ सकता है। अब दोनों बैग से आने का चांस, 1/5, ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई करो, 1/5 इंटू 1/2, सो 1/5 इंटू 1/2 प्लस ये 5 है, 3 नहीं है बच्चों, ये 5 है, प्लस बी से आने का चांस क्या है, तो बी से 12/5 + n इंटू 4 + n, और बी का चांस 1/2, तो यहां पर क्या लिखोगे बच्चों, 12/5 + n अप इंटू 4 + n इंटू 1/2। सो ये क्या है, दिस इज द probability of this is the probability that ball has been drawn from bag A। तो एक बार फिर से मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर दूं, क्या करना है, आपको ट्री डायग्राम बनाना है। इंडिविजुअल बैग के ड्रॉ करने का चांस 1/2 1/2 हो गया। आप ये देखो कि आपको क्या चाहिए, तो 1 black और 1 red, तो 1 black और 1 red ए से आने का चांस 1/5, बी से आने का 1/20 आने का, ये निकल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पता चला कि 1 red और 1 black है, लेकिन तो क्या चांस है कि ये बैग ए से होगा। तो क्या करो आप, बैग ए वाले ब्रांच को मल्टीप्लाई करो, तो ये ब्रांच जो निकला था इसका चांस क्या था, 1/5, और ए का इंडिविजुअल चांस 1/2, सो 1/5 इंटू 1/2 कर दिया। फिर यहाँ पर तो ये 1/5 इंटू 1/2, अब टोटल से डिवाइड करना है। टोटल से डिवाइड करने का मतलब ये होता है कि आप देखो कि 1 red और 1 black तो हम दोनों बैग से ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो 1 red और 1 black ए से निकालने का चांस प्लस बी से निकालने का चांस, यहाँ पर मैंने क्या किया, ये टोटल से डिवाइड कर दिया। तो ए से निकालने के चांस पे आपको ए ब्रांच को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बी से निकालने के चांस आपको क्या करना पड़ेगा, बी ब्रांच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और दोनों को ऐड करके डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो चांस है ना, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में, कितना है देखो, ये 6/11 है, मतलब यहां पर बच्चों ये 6/11 है। अब क्या करना है, आपको n निकालना है, तो सिंप्लीफाई करो, 1/2 1/2 1/2 कैंसल, सो नाउ सिंप्लीफाई, विल गेट हियर 1/5, और ये भी 1/5 आया, और बच्चों यहां पर 12 ये 5 + n और ये 4 + n चला आएगा, इक्वल टू ये 6/11। नाउ टेक द एलसीएम, इफ विल टेक द एलसीएम विल गेट हियर 1/,
5 प्लस एन और ये रहा आपका 4 प्लस एन, ये इधर मल्टीप्लाई 12 5 जाइए आपका 60 और ये देखो ये 5 और ये 5 कट जाएगा तो यहाँ पर जो ये 5 प्लस एन और ये 4 प्लस एन आपका ऊपर आ गया और यहाँ पर ये 6/11। आप अपने लेवल से भी कैलकुलेशन कर सकते हो, नॉट ए बिग थिंग। ना मल्टीप्लाई करो 5 4 जब बच्चों ये 20 प्लस 5 5n प्लस 4n तो ये 9n प्लस यहाँ पर ये n स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या है 5 4 जा 20 प्लस 9n प्लस n स्क्वायर प्लस ये 60 और यहाँ पर ये 6/11। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। सो 11n स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई करो 11 को तो 11n स्क्वायर 11 9 जा 99n 11 20 जा 11 2 जा 22 220 इक्वल टू 6n स्क्वायर, ये रहा आपका 6n स्क्वायर 9 इंटू 6 सो 54n प्लस 60 प्लस 20 80 84 जा 480 80 सॉरी 86 जा 60 प्लस 20 80 86 जा 480 8 6 जा 48 so 480 ये आपका आ गया 480। नाउ सिंप्लीफाई फर्दर 6n स्क्वायर यहाँ पर लेकर आओ बच्चों तो 11 स्क्वायर माइनस 6n स्क्वायर ये आपका हो गया 5n स्क्वायर, ये 99n प्लस 54n सो डिफरेंस लोगे ये इधर आएगा तो माइनस साइन 9 माइनस 4 ये 5 और ये 9 माइनस 5 बच्चों ये 4 प्लस 45n 220 और ये यहाँ पर जाएगा तो माइनस 480 सो 0 8 में से 2 गया तो 6 और यहां पर ये 260 और ये माइनस इक्वल टू 0। 5 कॉमन ले लो और सिंप्लीफाई करो n स्क्वायर 5 9 जा सो 9n माइनस यहां पर चलाएगा ये 5 5 जा और ये 2 इक्वल टू 0। तो ऐसा कुछ बन सकता है क्या देखें, या 13 and 4 राइट बच्चों यहाँ पर देखो n स्क्वायर प्लस ये 13n माइनस 4n और ये माइनस 52 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया तो n प्लस 13 माइनस 4 कॉमन ले लिया बच्चों तो ये n प्लस 13 13 4 या 52। सो यहाँ पर बच्चों आपका ये n प्लस 13 और ये n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू, एक तो माइनस 13 और एक 4। आपको पता है कि n क्या नंबर ऑफ बॉल्स है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो 4 इज द राइट आंसर। देखते हैं आंसर में 4 है तो नहीं तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये आपका 4 क्वेश्चन बच्चों मैंने सॉल्व कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका रोड मैप तैयार करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टडी। Let x square plus y square plus ax plus by plus c equal to 0 be a circle passing through 0,6 and touching the parabola y equal to x square at 2,4, then a plus c is equal to। होप कि बच्चों ने भी खुद से पढ़ लिया होगा। बच्चों मैं तो इस क्वेश्चन को कई बार पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी पढ़ लीजिए। इसको दोबारा पढ़ता हूँ और अब कुछ कुछ लिखना शुरू करता हूँ, जो भी समझ में आया उसको हम लिखते हैं। Let x square plus y square plus ax plus by plus c equal to 0 be a circle passing through 0,6। बच्चों ये सर्कल है वो 0,6 से पास कर रहा है। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आपका पॉइंट है वो इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मतलब x के प्लेस में आप 0 पुट करो, y के प्लेस में 6 पुट करो, करते हैं और इक्वेशन तैयार करते हैं। जो जो आपको समझ में आ रहा है उसको साइड में करते जाओ। ओके, x के प्लस में क्या पुट करोगे 0 तो 0 स्क्वायर तो 0 हो गया। फिर y के प्लस में क्या पुट करोगे बच्चों 6 तो ये 6 स्क्वायर तो 36 हो जाएगा, प्लस x के प्लस पे 0 पुट करोगे a इंटू 0 0 हो गया। y के प्लस पे 6 पुट करोगे b इंटू y, बच्चों ये 6b प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप इसको इसे लिख सकते हो बच्चों कि 6b प्लस c इक्वल टू माइनस ऑफ 36। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। यदि आगे यूज होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी ठीक है। हमारा काम है जितना जितना हो सके स्टेप्स को कम करना और सिंपल कैलकुलेशन करना। आगे क्या कहता है बच्चों कि एंड टचिंग द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये आपका पैराबोला है राइट।
और ये सर्कल इसको ऐसे टच कर रहा है, ये सर्कल इसको ऐसे क्या कर रहा है बच्चों, टच कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम बच्चों यहाँ पर a प्लस सी का वैल्यू बताना है। क्या इसमें हम रोड मैप तैयार कर सकते हैं? ये एक इक्वेशन आपके पास बन चुका है और वो इक्वेशन बी और सी के फॉर्म में है। आपको ए और सी की, ए प्लस सी चाहिए, मतलब आपको ए और सी पता होना चाहिए। यहाँ पर कैसे सोचोगे? तो देखो, आप ये कह सकते हो कि यदि ये पैराबोला और ये सर्कल ये आपस में टच कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक लाइन होगी जो दोनों पे कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट। सो एक लाइन ऐसी होगी बच्चों जो इस सर्कल पे भी टेंजेंट होगी और इस पैराबोला पर भी टेंजेंट होगी। एट 2,4, पॉइंट जो यहाँ पर आपके पास क्या बना है, ये 2,4 है। मतलब ये 2,4 इस सर्कल पे भी लाई करता है और ये 2,4 इस पैराबोला पर भी लाई करता है, और इसी पॉइंट पे ये टेंजेंट है, टचिंग द पैराबोला दिस एट 2,4। सो दिस 2,4 द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मतलब ये पॉइंट दोनों में कॉमन होगा, सर्कल में भी और पैराबोला में भी, और उसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, और ये टेंजेंट पैराबोला और सर्कल दोनों पर है। तो ये तो बात हमको समझ में आ रही है। हम चाहे तो यहाँ पर एक और इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं। ये 2,4 जो है ये पैराबोला पर भी है और सर्कल पे भी है, तो आप इस 2,4 को इस पैरा सर्कल इक्वेशन में पुट कर दो, तो वंस अगेन एबीसीडी इक्वेशन तैयार हो जाएगा। लेकिन कैन वी मेक इट मोर एंड मोर सिंपलर, लेस एंड लेस कैलकुलेशन, मोर एंड मोर सिंपलर? या वी कैन मेक इट। सी बच्चों, हम क्या करते हैं कि इस टेंजेंट, ये आपके पास क्या है, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट के इक्वेशन को लिखते हैं दो तरीका से। ये टेंजेंट इस पैराबोला पर भी है, तो पैराबोला पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं, और यही टेंजेंट सर्कल पे भी है, तो सर्कल पे भी टेंजेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। लाइन एक ही है लेकिन दो अलग अलग तरीके से इक्वेशन लिखा गया है। आपको पता है ना कंडीशंस कैसे अप्लाई करते हैं? जस्ट वेट, लिखते हैं पहले। ये टेंजेंट पैराबोला पे है, सो नाउ राइट हियर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 2,4। तो क्या करते हैं बच्चों, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक सेकेंड डिग्री कर्व है, और सेकेंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखने का तरीका बच्चों को बता चुका हूं। हालांकि फॉर्मूला ही पता है कि पैराबोला पे टेंजेंट इक्वेशन क्या होता है, सर्कल पे टेंजेंट इक्वेशन क्या होता है, बट मान लो भूल गए तो कैसे प्रोसीड करेंगे? सेकेंड डिग्री कर्व टेंजेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं? एक्स को रिप्लेस करते हैं एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस करते हैं वाई प्लस वाई वन बाई टू से, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से, और कॉन्स्टेंट एज इट इज। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों कि आपके फ्रंट में क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है आपका बच्चों x1 और ये है आपका y1। अब क्या करोगे, y को रिप्लेस कर दो, y प्लस वाई वन बाई टू, वाई वन क्या है 4 है, y प्लस 4/2 इक्वल टू एक्स एक्स वन, एक्स एक्स वन क्या है 2 है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y प्लस 4, 2 2 जा 4, ये 4x हो गया। तो यहां पर आप थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लो, y को लेफ्ट से राइट लेकर आ जाओ बच्चों, तो ये 4x माइनस वाई, और 4 को भी आप क्या करो लेफ्ट से राइट लेकर आओ, तो ये -4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर आप इस मान सकते हो, इसको आप 3 ऑलरेडी आपके पास है, ऑलरेडी आप यहाँ पर इक्वेशन 1 मान चुके हो, तो आप इसको 2 एज्यूम कर लो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। सो y प्लस 4 इक्वल टू 4x, तो मैंने क्या किया, y और 4 दोनों को लेफ्ट से राइट लेकर आया, सो -y -4। ठीक है, अब मैं इसी टेंजेंट का इक्वेशन लिखूंगा, ये मानकर कि ये सर्कल पे टेंजेंट है। तो सर्कल पे टेंजेंट है तो क्या करना होगा, यहां पर एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन, तो लिखते हैं। सो नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एट 2,4। तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करोगे बच्चों वाई वाई वन, यहां पर x को रिप्लेस करना है x प्लस एक्स वन बाई टू से, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है। सो a x को रिप्लेस करेंगे x प्लस एक्स वन बाई टू, फिर ये b
y को रिप्लेस कर देंगे y प्लस y1/2 और कांस्टेंट ये जेव का तेव रहेगा प्लस सी इक्वल टू। चूंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो ऐसे में आपका दिमाग का एक कोना कैलकुलेशन पर भी होना चाहिए, बीच में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो गया तो पूरा आपको फिर से रिवाइज करना पड़ सकता है। सो ये रहा बच्चों आपका 2x, ये रहा आपका 4y। आप यहीं पे क्या करो, एलसीएम ले लो। ये डिनोमिनेटर में 2 है तो यहीं पर आप क्या करें बच्चों, ये एलसीएम ले लें। सो यदि यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4x, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8y प्लस ए और ये x तो ax, फिर ये 2 इंटू ए तो ये आपका 2 है प्लस ये b इंटू वाई प्लस ये रहा आपका 4b और 2 इधर गया तो ये 2c इक्वल टू 0, 2c इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं तो यहाँ पर 4x है और यहाँ पर x है तो x कॉमन लोगे बच्चों तो 4 प्लस ए इंटू एक्स, ये 8y और ये y कॉमन लोगे तो 8 प्लस b इंटू वाई, ये 2a तो ये 2a, ये रहा आपका 4b और ये प्लस 2c इक्वल टू 0। यू कैन एज्यूम दिस इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 ऑलरेडी ये 1 रहा, 2 रहा, 3 रहा। अब यहां पर देखो बच्चों, देखो ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2, क्या ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं? या दोनों तो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और आपने कई बार इस चीज को फेस किया होगा, यदि दो इक्वेशन एक ही चीज को रिप्रेजेंट करे तो क्या होता है रिलेशन। जैसे आप देखो, मान लो आपके पास इक्वेशन है, सपोज करो कि आपके पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। यहां पर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है तो क्या ऐसे में होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू ये c1/c2 हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर दो। इक्वेशन यहां पर आपके पास 2 और नीचे में इक्वेशन 3, ये 2 और 3 दोनों क्या है, सेम है। तो फिर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कर देते हैं। तो चलो करते हैं a1/a2। तो यहां से मैंने क्या किया, a1 x का कोएफिशिएंट तो a प्लस 4, a2 ऊपर वाले में x का कोएफिशिएंट 4 इक्वल टू b1/b2 तो y का कोएफिशिएंट b प्लस 8 ऊपर वाले में और नीचे वाले में -1। तो यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या है सेकेंड वाले इक्वेशन में, ये आपका -1 हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म, सो यहां पर कांस्टेंट टर्म बच्चों ये 2a प्लस 4b प्लस 2c डिवाइडेड बाई, यहां पर कांस्टेंट बच्चों -4 तो ये -4 हो गया। तो आप एक काम करें, यहां से आप फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कराते हैं, फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कराते हैं क्योंकि अल्टीमेटली हमें a प्लस सी निकालना है। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना होगा तो फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट कराओ बच्चों। सो a प्लस 4/4 इक्वल टू 2a प्लस 4b प्लस 2c अपॉन -4, ये 4 कैंसल, 4 कैंसल। सो a प्लस 4 और यहां पर ये माइनस है तो ये -2a -4b और ये -2c। नाउ इसको इधर लाओ तो जितने भी आपको राइट में दिख रहा है सबको लेफ्ट में लेकर आओ तो -2a लेफ्ट हो जाएगा प्लस, सो ये +3 है, पहले से भी a है लेफ्ट में, -4 भी हो जाएगा बच्चों +4b और ये +2c और +4 को लेफ्ट में जेव का तेव रहने दे। इसको इक्वेशन नंबर आप 4 एज्यूम कर ले। ऑलरेडी आपके पास 3 इक्वेशन है, ये आपका चौथा हो गया। अब बच्चों देखो ये सेकेंड और लास्ट को इक्वेट कराओ, मिडिल और लास्ट को, मतलब b प्लस 8 अपॉन -1। नाउ मिडिल एंड लास्ट, सो b प्लस 8 अपॉन -1 इक्वल टू 2a प्लस 4b प्लस 2c अपॉन -4, 2a प्लस 4b प्लस 2c अपॉन ये रहा आपका -4। आप चाहो तो 2 से कैंसिल करा सकते हो, ये कट जाएगा, यहां पर ये 2 बच, मतलब ऊपर से आप 2 कॉमन ले ले, जस्ट वेट,
ऊपर से आप 2 कॉमन ले लोगे ना, तो ऊपर से आप 2 कॉमन लोगे तो ये हट जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हट जाएगा और यहाँ पर ये 2 बनेगा। और फिर बच्चों देखो कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत अपने से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। जो मेन कोर पार्ट था मैंने समझा दिया। नाउ वी आर डूइंग कैलकुलेशंस। यह -2 है तो ये माइनस माइनस कटा। अब 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2b, 8 2 जा 16, यहाँ पर a बचा, ये 2b और ये प्लस c हो गया। अब जो भी आपको लेफ्ट में दिख रहा है सबको राइट में लेकर आ जाओ। तो ए जेव का तेव, देखो ये 2b कटा और यहां पर प्लस सी इक्वल टू -16, ओ +16, तो a प्लस सी इक्वल टू तो +16 आ गया। इतना कैलकुलेशन किया और आंसर आ गया आराम से। a प्लस सी इक्वल टू बच्चों ये आपका +16 आ गया। ठीक है, हमें a प्लस सी चाहिए था, सो हमने कैलकुलेशन बिना वजह किया, बट अल्टीमेटली हमारा आंसर यहां पर आ गया। सो आई होप कि बच्चों ने यहाँ पर काफी कुछ सीखा। और ये चैप्टर बच्चों किस चैप्टर से बिलोंग करता है तो आप देख सकते हो कि ये सर्कल और पैराबोला को मिलाकर बनाया गया है और ये दोनों चैप्टर 11th क्लास में आते हैं। तो ये 11th का टॉपिक था, 11th का बच्चों ये टॉपिक था, राइट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 here. The number of values of alpha for which the system of equations x plus y plus z equal to alpha, this equal to -1 and this equal to 4 is inconsistent. पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये किस क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास या 12th क्लास, मतलब फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर। कई जगहों पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके होता है, कई जगहों पर 11th और 12th करके होता है। यदि हम सीबीएसई को फॉलो करते हैं बच्चों तो ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन लग रहा है, डिटर्मिनेंट एंड मैट्राइसेज, जहां पर हम लोग कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पढ़ते हैं, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब ये 12th क्लास का क्वेश्चन है। बच्चों कह रहा है इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। बच्चों से पढ़ाया ना कि इनकंसिस्टेंट मतलब आपके पास क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन। तो याद है आप लोगों को, याद करो डिटर्मिनेंट लास्ट का टॉपिक, सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वहां पर मैंने आप लोगों को नोट्स लिखवाया था। तो आप यदि उस नोट्स को देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब होता है, जब डेल्टा जीरो हो जाए, जब डेल्टा जीरो हो, जस्ट वेट, जब डेल्टा जीरो हो एंड एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री ये नॉन जीरो होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम डेल्टा को जीरो करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री में से कोई नॉन जीरो होता है कि नहीं। नहीं होता है तो बनाएंगे और देखेंगे कि कब बन रहा है, मतलब अल्फा की क्या वैल्यू पुट करने पे, सिंपल सा मतलब अल्फा की क्या वैल्यू चूज की जाए ताकि डेल्टा जीरो हो जाए और इन तीनों में से कम कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए, तब जाके आपका नो सॉल्यूशन होता है और सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो पर डेल्टा निकालते हैं बच्चों। सो डेल्टा को जीरो करना मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स वाई जेड। एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर 1, तो एक कॉलम में लिखो 1 अल्फा और 1। वाई का कोएफिशिएंट ये 1 रहा, ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा, तो 1 और ये 2 अल्फा और ये 3 अल्फा। जेड का कोएफिशिएंट यहाँ पर बच्चों देखो 1 और ये 3 और ये 5, तो 1 3 और ये 5, इसको क्या करना है, जीरो कर देना है, तो कर दिया जीरो। देखो यहां पर आप चाहो तो कुछ रो कॉलम अप्लाई कर सकते हो या फिर सिंपली एक्सपेंड भी कर सकते हो। जैसे बच्चों को बता चुका हूं कि जब ये फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, जब किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम है, सो ट्राई टू जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। यहां पर आप C2 टेन टू C2 माइनस C1, C3 टेन टू C3 माइनस C1 करोगे तो देखो क्या फायदा होगा। फर्स्ट कॉलम में कोई चेंजिंग नहीं, सेकेंड कॉलम से आपने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट किया, तो 1 माइनस 1 ये जीरो, 2 अल्फा माइनस अल्फा अल्फा, 3 अल्फा ये -1 हो गया, फिर 1 माइनस 1 बच्चों जीरो, 3 माइनस अल्फा करोगे C2 माइनस C1, तो 3 माइनस अल्फा,
5 माइनस 1 करोगे तो 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट रो के अलाउंग इसको एक्सपेंड कर दोगे बच्चों, तो चूंकि 1 0 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट ही यूज होगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो अल्फा इंटू 4, ये 4 अल्फा, माइनस 3 अल्फा माइनस 1 इंटू 3 माइनस अल्फा इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 4 अल्फा माइनस ये 3 अल्फा इंटू 3, 3 3 जा 9 अल्फा, 3 अल्फा इंटू माइनस अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ये माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अल्फा इक्वल टू 0। नाउ यहां पर ये माइनस, और यहां पर भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो 4 अल्फा 9 अल्फा प्लस अल्फा ये 10 अल्फा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, फिर ये माइनस 3 इक्वल टू 0। सो नाउ यू सी, ये माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा माइनस 10 अल्फा माइनस 6 अल्फा, और ये माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू, ये आपका 0 हो गया। आप यहां से 3 कॉमन ले लो तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। सो अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा इक्वल टू 1। डेल्टा 0 करने से अल्फा 1 मिलता है, लेकिन एक और कंडीशन यहां पर है कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉन जीरो होना चाहिए। अब देखते हैं बच्चों कि क्या ऐसा हो पाता है कि नहीं। एक काम करो, चलो डेल्टा 1 निकालते हैं। डेल्टा 1 निकाल कर देखते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 पुट करने पर डेल्टा 1 क्या होता है, नॉन जीरो होता है कि नहीं। तो डेल्टा 1 का मतलब क्या होगा बच्चों, डेल्टा 1 का मतलब ये होता है कि आप एक्स वाले कॉलम को रिप्लेस करेंगे इस कांस्टेंट से, अल्फा माइनस 1 4, ये बच्चों को अच्छे से पता है। तो एक्स वाला कॉलम को कांस्टेंट अल्फा माइनस 1 4, अल्फा माइनस 1 4। बाकी वाई और जेड कॉलम सेम रहेगा, तो वाई कॉलम 1 2 अल्फा 3 अल्फा, 1 2 अल्फा 3 अल्फा, और जेड कॉलम भी सेम रहेगा बच्चों यहाँ पर, तो 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5। एक काम करो, आप अल्फा इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर ही लो ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अल्फा इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 1 1, ये माइनस 1 होगा, ये 2 इंटू 1 2, और ये 3 4 3 3 और 5। इसको एक्सपैंड किया जाए, चलो एक्सपैंड करते हैं। तो एक्सपैंड करेंगे, देखो 1 5 2 जा 10 माइनस 9, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज माइनस 1, कॉलम हटा रो हटा, तो ये माइनस 5 माइनस 12, फिर ये प्लस 1 इंटू कॉलम गया और रो गया, तो माइनस 3 और ये माइनस 8, 10 माइनस 9 1, 12 और 5 12 एंड 5 17, माइनस 17 माइनस माइनस प्लस प्लस 17, और यहां पर ये माइनस 3 माइनस 11। सो यू कैन लुक हियर 17 प्लस 1 18 माइनस 11, ये 6 नॉट इक्वल टू 0। तो इस यहां से ये हम कंक्लूड करते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 पे डेल्टा इक्वल टू 0 तो आ रहा है, लेकिन डेल्टा 1 0 नहीं आ रहा है। दिस मीन्स दैट द कंडीशन इज बीइंग सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है अल्फा इक्वल टू 1 पर, तो अल्फा इक्वल टू 1 इसका आंसर है। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, यहां पर अल्फा की वैल्यू नहीं पूछी है, अल्फा की कितनी वैल्यू होगी ये पूछी है। अल्फा इक्वल टू 1 एक ही वैल्यू है ना, इसलिए यहां पर 1 टिक करेंगे बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज नाउ डन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों यहां से आपने देखा कि अब तक जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं काफी वक्त लग रहा है। सो जेई मेंस को हल्के में नहीं लेना है, और यहाँ पर मैं चैप्टर वाइज भी मेंशन करते जा रहा हूँ कि किस चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से क्लास से बिलोंग करता है। तो 12th क्लास का है ये, मैट्राइसेज एंड डिटर्मिनेंट्स का। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों, क्या लिखा है यहाँ पर, if the sum of the squares of the reciprocals of the roots alpha and beta of the equation this is 15, then 6 times alpha cube plus beta cube whole square is equal। डिसाइड कर लेते हैं कि किस क्लास का है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और रूट्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का है, और ये चैप्टर आपको मिलता है 11th क्लास में।
तो ये 11th क्लास का हो गया बच्चों। कई सारे बोर्ड में इसको हम फर्स्ट ईयर बोलते हैं। ठीक है, 11th क्लास मतलब फर्स्ट ईयर, 12th क्लास मतलब बच्चों सेकेंड ईयर। देखो, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा आप क्या लिखोगे, माइनस बी बाई ए, तो माइनस लेमडा बाई थ्री। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो माइनस वन बाई थ्री। तो पहले तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कह क्या रहा है, एक बार फिर पढ़े, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल्स। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल्स मतलब रेसिप्रोकल का स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहां पर 15 दी हुई है। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स अल्फा एंड बीटा ऑफ द इक्वेशन दिस इज 15। ये सम आपके पास बच्चों क्या है, 15 है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। टेक द एलसीएम, सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 15। वी कैन राइट नाउ। नाउ लुक, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है बच्चों, तो आप इसको ऐसे कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और यहाँ पर 15 अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कर दो। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में माइनस लेमडा बाई थ्री, और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस में बच्चों माइनस वन बाई थ्री। सो यहाँ पर माइनस लेमडा बाई थ्री होल स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा इंटू बीटा बच्चों ये माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, इक्वल टू 15 ये माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर। नाउ ये लेमडा स्क्वायर बाई 9 माइनस माइनस प्लस ये रहा 2/3, और यहां पर आप इसको 15/9 कर सकते हैं। कैलकुलेशन एक बार चेक करते चले, 3 5 जा और ये 3 3 जा हो गया। नाउ लेमडा स्क्वायर बाई 9 5/3 माइनस 2/3, तो एलसीएम लेंगे बच्चों, तो 5 माइनस टू ये 3/3 1। कैलकुलेशन कैसे किया मैंने, तो 5/3 यहाँ लेफ्ट बचेगा, और 2/3 आप सॉरी 5/3 राइट में बचा, 2/3 आप क्या करो लेफ्ट से राइट में लेके आ जाओ। तो बच्चों यहां से आप देख सकते हो कि लेमडा स्क्वायर इक्वल टू आपको 9 मिला। लेमडा स्क्वायर इक्वल टू 9 मिला। आप यहाँ पर क्या करो, अब लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 3 मत करो, इसको यूज करेंगे। देखो कैसे, आपको निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का होल स्क्वायर निकालना है ना। तो अब आते हैं मेन टास्क पे। नाउ 6 टाइम्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होल स्क्वायर पूछा गया है। 6 टाइम्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और यहां पर इसका स्क्वायर कर दो 6 टाइम्स। अब अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या है, माइनस लेमडा बाई थ्री, और ये अल्फा इंटू बीटा माइनस वन बाई थ्री, इसको यहाँ पर यूज करते हैं। सो माइनस लेमडा बाई थ्री का होल क्यूब 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा बच्चों माइनस वन बाई थ्री, और अल्फा प्लस बीटा क्या है माइनस लेमडा बाई थ्री, और फिर इसका ये होल स्क्वायर, ठीक है। सो नाउ ये रहा आपका 6, यहां पर ये माइनस लेमडा क्यूब, एक काम करें थोड़ा सा इसको और आसान बनाने के लिए, ठीक है, माइनस लेमडा क्यूब बाई 27, माइनस माइनस प्लस 3 से 3 कटा, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 लेमडा बाई थ्री, और इसका स्क्वायर हो गया ये। नेक्स्ट यू टेक माइनस लेमडा कॉमन, तो माइनस लेमडा कॉमन लोगे तो यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो माइनस लेमडा का स्क्वायर बाहर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस तो लेमडा स्क्वायर हो गया। अब तुमने अंदर से लेमडा लिया था, माइनस लेमडा लिया था, वो बाहर जाके माइनस लेमडा का स्क्वायर और प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर, ये माइनस हट गया, यहां से लेमडा स्क्वायर बाई 27, और ये प्लस 1/3 और इसका होल स्क्वायर 6 टाइम्स। अब लेमडा स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, 9। देख लो यहाँ पर ये 9 है, तो पुट करते हैं, ये 9 हो गया, यहाँ पर 9/27 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। नाउ 54
और यहां पर आप कह सकते हो ये 1/3 से कटेगा नीचे। सो 1/3 प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, सो 54। 1/3 प्लस 1/3 ये 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब बच्चों ये 4/9। ये 9 से यहां पर कटा तो 9 6 जा 54 एंड 6 4 या 24, तो यहां पर आ गया 24 इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज नाउ डन। तो बच्चों एक तो पता चला कि ये 11th क्लास का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी हमने कर लिया। तो आप देख सकते हो कि 11th और 12th काफी मिक्स करके आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को अच्छे से पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसका एक रोड मैप तैयार करते हैं। लिखा है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच tan इनवर्स x होल क्यूब प्लस cot इनवर्स x होल क्यूब इक्वल टू k पाई x belongs to R is the interval. The set of value of k is the interval. मतलब बताना ये है कि k जो है इसमें से किस इंटरवल में लाई करता है। बच्चों पहले ये सोचो कि ये चैप्टर कौन सा है। तो tan इनवर्स कॉट इनवर्स ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कहां पर आता है बच्चों, तो ये आता है बच्चों आपका 12th क्लास में। देखो वैसे तो मैं ये पढ़ा चुका हूं आप लोग, आप जाके 12th क्लास के वीडियो लेक्चर को देखोगे आईआईटी प्रेप चैनल पे 12th क्लास के प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट में जाके आप देखोगे तो ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं आपको कि tan इनवर्स x का होल क्यूब प्लस कॉट इनवर्स x का होल क्यूब, इसका जो रेंज होता है बच्चों ये होता है π/32 लेस देन इक्वल टू दिस, और यहां पर लेस देन 7π/8 होता है। यहां पर क्लोज इक्वल टू आता है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है। और ये बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। जिन बच्चों ने क्लासेज अटेंड की है मेरे उनको पता होगा, और जिन जो नहीं अटेंड किए हैं फिर उनके लिए यहाँ पर डेरिवेशन करना पड़ेगा। यदि मैं अपने लिए डेरिवेशन करूँ तो मैं इसको तो 5 मिनट में कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए करूँ, आपको समझा समझा कर करूँ तो ये 15 से 20 मिनट का ये टास्क है। यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो यहाँ से बच्चे आपको 20 मिनट बच जाएगा। सो एज ऑफ नाउ आई एम स्किपिंग द डेरिवेशन, ओके, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी और बच्चों को ये पता होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर इस डेरिवेशन को स्किप करता हूँ और डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ। tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्यूब, तो इसका रेंज बच्चों π/32 क्लोज ओपन 7π/8, और इसके प्लेस में क्या करो k π/q डाल दो। यहाँ पर आपने क्या पुट कर दिया वापस, सो π/32 लेस देन इक्वल टू ये रहा k π/q लेस देन इक्वल टू 7π/8। सो π/q और ये π/q कट गया, π/q कट गया, जस्ट वेट, ये कट गया। तो क्या बचा अल्टीमेटली 1/32 लेस देन इक्वल टू k एंड k लेस देन 7/8। यहां पर इक्वल टू नहीं है बच्चों, तो इस बात को आप ध्यान रखें। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने आपका 20 मिनट बचा दिया और इस क्वेश्चन को काफी कम समय में सॉल्व कर दिया, और ऑप्शन ए इसका करेक्ट। ओके, सो एवरीथिंग इफ यू नो देन मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज दोज रिजल्ट्स डायरेक्टली। मैंने आप लोगों को इसका बता चुका हूं, साइन इनवर्स एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल क्यूब, इसका भी रेंज मैंने बता रखा है बच्चों को। फिर मैंने साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये भी कराया हुआ है। tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर ये भी कराया है। और इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल्स में बच्चों को डायरेक्टली करा रखा है डेरिवेशन के साथ। तो ये सब बातें बच्चों को याद रखना चाहिए, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। जैसे देख लो ये यदि हम डेरिवेशन करेंगे तो काफी लंबा, लेकिन हो गया आसानी से। सो दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। इट वाज फॉर योर 12th क्लास चैप्टर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, एक बार समझते हैं, रोड मैप तैयार करते हैं, ये डिसाइड करते हैं किस चैप्टर से किस क्लास से है ये। लेट s इक्वल टू रूट अंडर n 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 50 एंड n इज ऑड। ऑड का मतलब 1 3 5 7 लाइक दैट।
अप टू 49 ये जाएगा क्योंकि लास्ट है ये 50। लेट ए बिलोंग्स टू एस एंड ए इज अ मैट्रिक्स दिस। देखो मैट्रिक्स आ गया यहाँ पर, एडजॉइंट भी है, तो ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये 12th क्लास का क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड ईयर आप कह सकते हो। सो दिस बिलोंग्स टू 12th क्लास determinant and matrices. And A equal to this. If sigma A belongs to S, determinant of adjoint of A equal to 100 lambda, then lambda is equal to what? ये तो हो गया एक फॉर्मल रीडिंग। दोबारा क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और कुछ कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं। Let S equal to root n, 1 less than equal to 1 less than equal to 50. Very good. And n is odd. Let A belongs to S and A equal to this. एक काम करते हैं, देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट डीटी, सो डीईटी एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, ये क्या बन जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n माइनस वन, यदि मैट्रिक्स का ऑर्डर n होता है तो प्रॉपर्टीज। यहाँ पर ये 3x3 का मैट्रिक्स है, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो 3 माइनस वन करो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का बच्चों, ये 3 माइनस वन स्क्वायर हो गया। अब यहां पर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, तो एक्सपैंड कर लो इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्सपैंड अलोंग द फर्स्ट रो, सो 1 इंटू फर्स्ट रो गया, फर्स्ट कॉलम गया, 1 इंटू 1 जीरो, सॉरी 1 इंटू 1 ये 1 आएगा, 1 माइनस जीरो, फिर ऑल्टरनेट साइन चेंज, जीरो इंटू एनीथिंग ये जीरो, फिर प्लस ए इंटू रो कैंसल कॉलम कैंसल, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, और ये माइनस ए इंटू जीरो बच्चों ये आपका जीरो हो जाता है। सो नाउ यू कैन सी हियर 1 1 माइनस ए, राइट, यहां पर ये माइनस ऑफ ए। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कहीं पे नहीं हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड करना है बच्चों। सो फर्स्ट रो के लॉजिक में एक्सपेंड करता हूं इसको, तो 1, ये 1 इंटू 1 1 आएगा और ये माइनस है, ठीक है, ये जीरो कैंसल, फिर ये प्लस, ऑल्टरनेट साइन चेंज, कॉलम कैंसल रो कैंसल। सो थोड़ा सा यहाँ पर गलती हुई है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। तो देख सकते हो बच्चों कि ये इसके अलावा, तो ये कॉलम गया रो गया, तो माइनस 1 इंटू जीरो ये जीरो, और ये आपका प्लस ए, सो ए स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चा पर क्या है, 1 प्लस ए स्क्वायर है, राइट। नाउ अल्फा बिलोंग्स टू एस, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अल्फा बिलोंग्स टू एस, adjoint of determinant of A. What is the meaning of this? Sigma alpha belongs to S, determinant of adjoint of A, मतलब यहां पर यह आ जाएगा बच्चों आपका अल्फा बिलोंग्स टू एस, और यहां पर आप एक सेकंड, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास 1 प्लस ए स्क्वायर है, तो यहां पर यह आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जस्ट वेट ए सेकेंड बच्चों, यहां पर ना ये अल्फा नहीं है, ये ए है, ठीक है, ये ए है, ये ए है और ये ए है। सो ए बिलोंग्स टू एस, 1 प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है बच्चों, 1 प्लस ए स्क्वायर आया, और चूंकि यहाँ पर होल स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पर ये 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे रीड कर सकते हो, जैसे देखिए आप इसको ऐसे रीड करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर, सो ए बिलोंग्स टू एस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर का मतलब बच्चों ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर और फिर इसका ये होल स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आप क्या पुट करो, तो सोचो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए बिलोंग्स टू एस, और एस क्या है यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑफ एन, तो एस के प्लेस में क्या क्या होगा, एन 1 to 50, एन इज ऑड, रूट ऑफ 1 होगा, फिर रूट ऑफ 3 होगा, रूट ऑफ 5 होगा, और इस तरह से रूट ऑफ 49, दिस इज योर एस, ये आपका एस है बच्चों। 1 से लेकर 50,
तो 25-25 कर दो तो 25 ऑड होंगे और 25 इवन टर्म्स होंगे। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस सीरीज में टोटल आपके पास 25 टर्म्स हैं और इन्हीं को यहां पर यूज करना है। ए जो है वो एस में बिलोंग करता है, तो एस को आप पहले क्या पुट करो, रूट ऑफ वन, देखो ऐसे पुट करो। सो वन, हम सिग्मा को ओपन करते हैं, सिग्मा को ओपन कर रहे हैं, सिग्मा 25 टाइम्स ओपन होगा बिकॉज ए बिलोंग्स टू एस और एस में टोटल आपके पास यहाँ 25 टर्म्स है, एक से लेकर 50, लेकिन आपको ऑर्डर चाहिए तो 1 से लेकर 49 135। आप यूं समझ लो कि 1 to 50 टोटल 50 टर्म्स, हाफ ऑड होगा हाफ इवन होगा, सो 25 ऑड होगा। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर, अब ए स्क्वायर के प्लेस में क्या डालोगे, तो ए तो इसमें बिलोंग करता है, पहला टर्म क्या है, रूट ऑफ वन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रूट ऑफ वन का स्क्वायर फिर स्क्वायर कर दो, फिर वन प्लस अगला टर्म रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर फिर स्क्वायर कर दो, फिर अगला टर्म वन प्लस रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर फिर स्क्वायर, सॉरी रूट ऑफ फाइव का स्क्वायर फिर स्क्वायर, क्योंकि ए क्या होगा, रूट फाइव हो जाएगा। इस तरह से करते करते ए की लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, तो ए की लास्ट वैल्यू यहां पर हम रूट ऑफ 49 पुट करेंगे, सो वन प्लस रूट ऑफ 49 का स्क्वायर और ये स्क्वायर हो गया, और इसको करते हैं सिंप्लीफाई। सो नाउ वी कैन राइट हियर रूट ऑफ वन बच्चों, रूट ऑफ वन का स्क्वायर ये वन हो जाएगा, रूट ऑफ वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन टू, तो यहां पर आपको मिलेगा टू स्क्वायर, प्लस रूट ऑफ थ्री का स्क्वायर थ्री, थ्री प्लस वन फोर, यहां पर आपको मिलेगा फोर स्क्वायर। इस तरह से आप देख सकते हो आगे, रूट ऑफ फाइव स्क्वायर फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट रूट ऑफ 49, 49 प्लस वन 50, ये हो गया आपको 50 का स्क्वायर। यहां पर हमको फाइंड करना है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, टू स्क्वायर, फोर स्क्वायर, सिक्स स्क्वायर, प्लस डॉट डॉट प्लस 50 स्क्वायर, मीन्स आवर मेन टास्क इज टू फाइंड दिस सम। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं फाइनल आंसर क्या होगा, एक सेकेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि ये सम की वैल्यू 100 लेमडा है, मतलब ये बच्चों यहाँ पर 100 लेमडा के बराबर है, तो आपको लेमडा की वैल्यू बतानी है। अब हमें क्या करना है, पहले इस सीरीज का सम निकालना है। हमें इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नहीं पता है, टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको नहीं पता है। आप एक काम करो, किसी भी सीरीज का हम सम निकालते कैसे, जनरल तरीका क्या है, उसका जनरल टर्म लिखो, सिग्मा लगा दो। जैसे मैं पूछूं कि इस सीरीज का जनरल टर्म क्या है, टी आर, तो देखो दो चार छह, तो टू आर का होल स्क्वायर हो गया इसका इवेंट टर्म। मतलब जनरल टर्म क्या होगा इसका, आर को वन पुट करोगे तो टू स्क्वायर, आर को टू पुट करोगे टू इंटू टू फोर स्क्वायर, आर को थ्री पुट करोगे टू इंटू थ्री सिक्स स्क्वायर, तो जनरल टर्म ये टू आर स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करो तो ये फोर आर स्क्वायर। तो सम क्या हो जाएगा, सम सिग्मा टी आर, टर्म कितने हैं, दो से लेकर 50, दो चार छह 50, 25 टर्म्स है, दैट्स इट। सो आप यहाँ पे ये कह सकते हो आर इक्वल टू 1 to 25, फिनिश्ड। सो नाउ आर इक्वल टू 1 to 25, ये रहा 4r स्क्वायर। अब बच्चों आप क्या करो, 4 कॉमन ले लो यहां से, 4 कांस्टेंट है सिग्मा के बाहर ले लो, 4 सिग्मा r इक्वल टू 1 to 25, ये रहा आपका r स्क्वायर। अब इसको आप सम करोगे तो ये बच्चों हो जाएगा आपका n इंटू एन प्लस वन, सिग्मा आर स्क्वायर, तो सिग्मा आर स्क्वायर क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, और यहां पर n क्या है, 25 है, सो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। नाउ 4 इंटू, ये रहा 25, 25 प्लस वन बच्चों 26, 25 टू जा 50, 50 प्लस वन, ये रहा आपका 51 डिवाइडेड बाई सिक्स। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, थ्री टू जा और थ्री 17 जा, और यहां पर आप इसको कैंसिल करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 13। सो 25 फोर जा 100 इंटू 13 इंटू 17, आप इसको और सिंप्लीफाई करो तो आप देख सकते हो कि ये 17 इंटू 13,
कितना आएगा ये, तो 170 और ये 51, 1 7 प्लस 5 2 और ये 2 2 1, ये हमारा अपना टेक्निक है मल्टीप्लाई करने का। तो यहाँ पर बच्चों ये 100 इंटू 2 2 1, तो 2 2 1 100। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, 17 13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 17 10 जा 170 एंड 17 3 जा 51, दोनों को ऐड कर दिया, 10 टाइम्स प्लस 3 टाइम्स 2 2 1 और ये डबल जीरो। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटायर सम इक्वल टू 100 लेमडा। तो इसको आप क्या करो बच्चों, 100 लेमडा से इक्वेट करा दो, ये 100 100 कैंसल, लेमडा इक्वल टू 2 2 1, दैट्स इट। देखिए ऐसा ऑप्शन है तो होना चाहिए 220। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, 9th क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को पहले पढ़ते हैं अच्छे से और इसको समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा क्या है। देखो, fx इक्वल टू 4 log बेस ई एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 x ग्रेटर देन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑप्शंस में है तो देख के पहचान में आ गया होगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो ये 12th क्लास के चैप्टर से है, मतलब ये 12th क्लास के चैप्टर से है और ये मोनोटोनिसिटी से बिलोंग करता है। राइट बच्चों, नाउ वंस अगेन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं और कुछ कुछ लिखना फिर से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4 लॉग एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड एक्स ग्रेटर देन, तो जो भी करना है हमें एक्स के ग्रेटर देन 1 में ही चेक करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखो मोनोटोनिसिटी जो है, यदि मोनोटोनिसिटी से कुछ क्वेश्चन मिले और यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिस दैट, अब क्या करो, सिंपली इस फंक्शन का एक ग्राफ प्लॉट कर दो। ग्राफ प्लॉट करते ही पिक्चर आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखो मैं कैसे ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका। अभी मैं किसी भी ऑप्शन को पढ़ने वाला नहीं, मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, इसके बाद सारे ऑप्शन अपने आप दिख जाएंगे। एफ एक्स इक्वल टू 4 लॉग बेस एक्स माइनस 1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पहले क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर, तो एफ डैश एक्स 4 लॉग एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव बच्चों 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो गया। फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बच्चों क्या होगा 2x, और पहले से 2 है तो माइनस ऑफ 4x, और यहां पर ये प्लस 4 हो गया। राइट, सो नाउ टेक सम एलसीएम हियर। 4 सब में कॉमन है तो 4 को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और ये प्लस 1 हो गया बच्चों। अब यहां पर रहा 4 1, आप x माइनस 1 यहां पर देख लो मल्टीप्लाई करके, या फिर एक और काम करो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 यहां से माइनस कॉमन लो तो ये भी x माइनस 1 हो जाएगा। राइट, नाउ टेक द एलसीएम। सो 4 1 माइनस एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1। सो नाउ वी कैन राइट हियर 4 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर को करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ये रहा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, माइनस और प्लस 1 बट ये कैंसिल हो गया। सो 4 ये रहा बच्चों आपका 2x माइनस एक्स स्क्वायर और यहां पर ये x माइनस 1 आ गया। राइट, सो 4 यहां से आप x कॉमन कर लो तो ये 2 माइनस एक्स अपॉन बच्चों यहां पर ये x माइनस 1। दिस इज योर एफ डैश एक्स, ये आपका क्या बच्चों एफ डैश एक्स है। अब यहां से एक काम कर सकते हो आप, चूंकि ये आपका एफ डैश एक्स, तो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर आप पता करते हैं कि कहां पर फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज। तो क्रिटिकल पॉइंट, यहां पर क्रिटिकल पॉइंट बच्चों आ गया आपका, x को 0 पुट करो, 0 2 और 1, ये आपका सीपी आ गया। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ किया 0 1 और 2। यहां पर हम साइन क्या पुट करेंगे, निगेटिव की पॉजिटिव। यहां पर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव, यहां पर x का निगेटिव, यहां पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव इंटू पॉजिटिव, टोटल माइनस
यहां पर माइनस, और चूंकि सबका पावर ऑड है, अल्टरनेट साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस और प्लस। इससे निष्कर्ष ये निकलता है बच्चों कि जो फंक्शन है इधर इंक्रीज करेगा, इधर डिक्रीज करेगा, इंक्रीज और डिक्रीज, लेकिन यहां पर हमें x ग्रेटर देन 1 में ही ग्राफ को बनाना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके आगे नहीं देखने वाले, मीन्स वी विल ड्रॉ आवर ग्राफ आफ्टर x ग्रेटर देन 1, आफ्टर 1। चलो ट्राई करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं फंक्शन का। तो फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, पहले x एक्सिस और y एक्सिस बना लो। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो this is your y-axis and this is your बच्चों say x-axis, okay? y-axis, x-axis and now mark the point here। देखो जीरो भी है लेकिन हमें ग्राफ चाहिए 1 से बड़े में, तो मैं यहाँ पर सिंपली 1 लिखूंगा और यहाँ पर बच्चों में यहाँ पर 2 लिखूंगा, ओके? देखो 1 पर फंक्शन क्या हो, यदि हम 1 पुट करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो यहां पर देखो 1 माइनस 1, लॉग में आ गया 0। लॉग 0 होता क्या है, लॉग 0 बच्चों ये माइनस इन्फिनिटी होता है। लॉग 0 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। सो लॉग 0 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, तो ग्राफ जो होगा निगेटिव से स्टार्ट मीन्स माइनस इन्फिनिटी। और यहां पर आप देख सकते हो कि 1 और 2 के जो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, सो स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब आप ये कह सकते हो कि 1 पे अनडिफाइन है, तो 1 जो होगा वो एसिम्पटोट, 1 जो होगा बच्चों आपका ये एसिम्पटोट का लाइन होगा। 1 विल एक्ट एज द लाइन ऑफ एसिम्पटोट। यहां पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये वर्टिकल एसिम्पटोट। 2, 1 से 2 में एफ डैश एक्स पॉजिटिव, मतलब फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब 2 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप पुट कर लो 2, एफ ऑफ 2 निकालो। तो एफ ऑफ 2 निकालोगे तो देखो ये 2 माइनस 1, लॉग 1 जीरो हो जाएगा। 2 स्क्वायर 4, 4 टू 8, माइनस 8 प्लस, यहां पर आपने 2 पुट किया, प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू ये 5। तो बच्चों यहां पर आप ये देख सकते हो कि 2 पर वैल्यू पॉजिटिव। तो यदि आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ये इंक्रीज करते करते 2 तक जाएगा और 2 पर वैल्यू पॉजिटिव। आफ्टर 2 इट इज डिक्रीजिंग इन नेचर। 2 के बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो 2 के बाद ये डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते कहां तक जाएगा तो देखते हैं। 2 के बाद तो हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इनफाइनाइट तक यदि हम जाते हैं तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर, ये डोमिनेटिंग है, मतलब वैल्यू जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी होगी। माइनस इन्फिनिटी स्क्वायर ये हाइयर पावर है, स्क्वायर सबसे बड़ा है यहाँ पर, और उसके पहले माइनस लगा है, मतलब वो डोमिनेटिंग नेचर का है, और वैल्यू माइनस दिखा रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट है। सो बच्चों यहां पर होगा क्या कि जो ग्राफ है ना, ये 2 के बाद डिक्रीज करेगा, लेकिन ये फॉल करते करते ये माइनस इन्फिनिटी में जाएगा। दिस इज द रफ ग्राफ ऑफ, रफ क्या, ये शानदार ग्राफ है आपके फंक्शन का, और इसके बाद आप पता लगा ले क्या क्या हो रहा है। देखते हैं 1 और 2 के बीच में डिक्रीज, और 2 के बाद ये, सॉरी 1 से 2 के बीच में इंक्रीज कर रहा है और 2 के बाद डिक्रीज कर रहा है। तो क्या पहला ऑप्शन करेक्ट है, इंक्रीजिंग इन 1, 2 एंड डिक्रीजिंग, पहला करेक्ट आंसर है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 है एक्चुअली 2 सॉल्यूशंस। तो माई एफ एक्स इक्वल टू -1 बच्चों देखो ये ग्राफ एफ एक्स का है, और हमें एफ एक्स इक्वल टू -1, मतलब अब क्या करो, एक -1 का लाइन ड्रॉ करो, इक्वेट कराएंगे ना दो फंक्शन। एक हो गया y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि आप ड्रॉ कर चुके हो। दूसरा y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 ड्रॉ करोगे, यहां से ऐसे नीचे आएगा ना, ये ओरिजिन है। तो y इक्वल टू -1 ड्रॉ करोगे, देखो 2 पॉइंट पे कट कर दिया। तो चूंकि ये 2 पॉइंट पे कट कर दिया बच्चों, तो आप ये कह सकते हो कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो बी भी करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन ए और बी तो सही है। अब ये देखना है क्या सी और डी में कौन गलत है कौन सही है, क्योंकि कोई ना कोई एक ही गलत होगा।
MCQ सिंगल करेक्ट है, ठीक है, कोई ना कोई गलत होगा। ऑप्शन सी चेक करते हैं, क्या पूछ रहा है ये, एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश टू लेस देन जीरो। एफ डैश ई तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एफ डैश एक सामने पड़ा हुआ है, एक्स को इनपुट करके देख लेंगे क्या होता है। के एफ डबल डैश टू, क्या यहाँ पर डबल डेरिवेटिव निकालना चाहिए? हाँ, निकालना तो चाहिए। क्या और कुछ उपाय है? हाँ, और उपाय भी है यहाँ पर। बच्चों आप यहाँ पर ये देखो इंटरेस्टिंगली कि आपने ये ग्राफ ये ड्रॉ किया हुआ है, और ये ग्राफ जो है बच्चों कनकेव डाउन है, ये कनकेव डाउन है, टू पर क्या है, कनकेव डाउन है। तो कनकेव डाउन मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव निगेटिव होता है ना, एफ डैश टू क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब कि आपको एफ डैश टू के बारे में पता है। सो एफ डैश टू इज निगेटिव, एफ डैश टू निगेटिव। तो यहां पर बच्चों एक निगेटिव वैल्यू आएगी, और माइनस पहले से भी है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस क्या हो गया, पॉजिटिव। अब एफ डैश ई क्या होगा, देखो यहाँ पर एफ डैश ई चेक करते हैं बच्चों कि एफ डैश ई यहाँ पर क्या हो सकता है। यदि मैं एफ डैश ई निकालू, एफ डैश ई यहां पर मैं निकालू, तो एफ डैश ई 4/e-1, ये 4/e-1 हो गया यहां पर। इसके बाद माइनस ऑफ 4 इंटू ई, माइनस ऑफ 4 इंटू ई, एंड हियर यू विल गेट नाउ +4, ये आ गया आपका +4। हालांकि यहां से भी आपको कोई खास इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाएगा अच्छे से, मतलब ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही था कि ये पॉजिटिव आया, ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन एक्चुअली में जो एफ डैश ई है ये निगेटिव बन रहा है। कारण क्या है देखिए, 4, चलो ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप 2.7 डाल लो, 2.7, तो 2.7 माइनस 1, ये 1.7 माइनस 2.7, 4 इंटू ये 2.7 +4। तो आप बच्चों यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4/1.7 +4 और ये -10.8, ये निगेटिव आ रहा है, एफ डैश की निगेटिव है। अब ये निगेटिव प्लस पॉजिटिव मिलके एग्जैक्टली निगेटिव बनेगा कि पॉजिटिव बनेगा ये हम कह नहीं सकते हैं, तो यहां पर हमें एफ डैश टू निकालना ही पड़ेगा। जैसे एफ डैश की क्या था, निगेटिव, और ये पार्ट माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव। यदि एफ डैश ई पॉजिटिव हो जाता तो हम बोलते कि चलो प्लस 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 ये प्लस हो जाता है, बट फंसा दिया। एफ डैश टू आपको एफ डबल डैश टू निकालना पड़ेगा। आपको ये एफ डैश एक्स पता है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म डबल डिफ्रेंशिएशन। सो एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स निकालना है बच्चों यहाँ पर 4/x-1। यदि हमारे पास 1/x हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, -1/x² आता है बच्चों। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 4/x-1 है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा -4/x-1 होल स्क्वायर, ये हो गया। इसके बाद -4x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो बच्चों ये -4 हो जाएगा, और 4 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0, तो ये रहा आपका -4। अब यहाँ पर एफ डबल डैश हमें 2 चाहिए, -4, ये 2 - 1, 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो हो गया आपका -8। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एफ डबल डैश ई माइनस एफ, सॉरी एफ डैश ई माइनस एफ डबल डैश 2। तो एफ डैश ई हमारे पास बच्चों ये 4/1.7 +4 -10.8 माइनस एफ डबल डैश 2 क्या है, देखो ये -8 है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि 4/1.7 +4 -10.8, और ये माइनस माइनस +8, 8 + 4 12, 4/1.7, 8 + 4 12, 12 -10.8, 12 - 10.8, ये आपका 1.2 +1.2, ये पॉजिटिव पूरा मिलकर पॉजिटिव। तो अब हम ये कंक्लूड कर पा रहे हैं बच्चों कि ये जो वैल्यू है ना पॉजिटिव है,
ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये निगेटिव, इसका मतलब यही ऑप्शन गलत है, यही गलत ऑप्शन है। तो चूंकि ये सिंगल करेक्ट है और कोई एक ही ऑप्शन करेक्ट है और आपको अपना सही ऑप्शन मिल चुका है, तो आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस क्वेश्चन को यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 11।